लगभग 160 साल पहले गुजरात राज्य के व्यापारी, जिन्हें श्याम देश में खैक गुजरात कहा जाता था, नाव द्वारा श्याम देश अब थाईलैंड आए थे। उन्होंने अपने घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान उस क्षेत्र में स्थापित किए जो आज मल्टी सेफीफी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वे नदी के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बढ़ते हुए पाकरलोंग सोमदेत चाओ फ्राया तक भी पहुँचे। डॉक्टर प्रास लेले, जो एक अमेरिकी मिशनरी थे, की एक रचना में उस वर्ष के व्यापारियों के नाम दर्ज हैं। सन 1859 में केवल 8 दुकानें थीं। इसके बाद रिकॉर्ड में हर साल व्यापारियों की संख्या बढ़ती गई और आखिरी बार जब रिकॉर्ड बनाया गया वह वर्ष 1870 था। तब दुकानों की संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। इनमें से कुछ दुकानें नदी पार कर ब्रहनकोर्न, बैंकॉक की ओर भी चली गई थीं। जब थोनबुरी की ओर की जगह इतनी दुकानों को समेटने में असमर्थ हो गई तो दुकानों ने विस्तार करते हुए ब्रहनकोर्न की ओर रुख किया। यह विस्तार राजवोंग, सोंगवात, वाटको, क्लोंग ओंग एंग, त्रिपेच, पाहुरात, बाणमो, फुआंग नखोन आदि क्षेत्रों से शुरू हुआ। आज भी इन जगहों पर पुराने भवनों के अवशेष देखे जा सकते हैं जो अब भी अपनी मूल स्थिति में मौजूद हैं, जैसा कि पहले बताया गया था। सियाम के लोग, जिन व्यापारियों को खैक कुसोनराज कहते हैं, वे मुख्यतः प्राचीन दावली मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, जिन्हें सियाम के लोग अक्सर खैक सालाबंथोंग भी कहते हैं। यह समुदाय चौथे राजा के समय से लेकर वर्तमान राजवंश तक सक्रिय रहा है। प्राचीन दावली समुदाय के व्यापारियों की कई दुकानें और प्रतिष्ठान स्थापित हुए हैं। हर युग और समय में वे बाजार की मांग के अनुसार अलग अलग प्रकार के सामान बेचते रहे हैं, जिससे यह देखा जा सकता है कि उनके द्वारा लाए गए उत्पाद, इन वस्तुओं में उपभोग की चीजों से लेकर विभिन्न प्रकार के औजार और उपकरण तक शामिल हैं। आगे हम उन उत्पादों के कुछ उदाहरण देखेंगे जिन्हें शुरुआत से ही विशेष रूप से राजा राम पंचम और राजा राम षष्ठम के समय में आयात कर बेचा जाता था। इनमें से कुछ व्यापार आज भी जारी हैं। राजा राम पंचम के समय में उन्होंने अपने मंत्रियों को राष्ट्रीय ध्वज सजाने का आदेश दिया था, जिसमें सफेद सूंड वाला हाथी दिखाया गया था जो लाल रंग के झंडे की पृष्ठभूमि पर था। उस समय हर जगह यही एक ही डिजाइन था। उस समय अब्बू हिम्म नामक कंपनी को सरकार की ओर से यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह इस डिजाइन के झंडे बनाकर विभिन्न सरकारी विभागों को भेजे, ताकि सभी झंडों की बनावट एक जैसी हो, चाहे वे केंद्र में हो या प्रांतों में। चांदी की थाली एक और प्रकार का बर्तन है जिसमें कई तरह की डिजाइनें चुनी जा सकती हैं। इसके अलावा ग्राहक की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार इसे विशेष रूप से बनवाया भी जा सकता है। इसी कारण से एंड ड्यूराहिम कंपनी को शाही महल के लिए वस्तुएं बनाने का सम्मान प्राप्त हुआ। इन चांदी की थालियों पर जो डिजाइनें दिखाई देती हैं, वे शाही महल की इच्छानुसार होती हैं। धातु के बर्तन, विशेष रूप से वे जिनमें लंबा हैंडल होता है, पहले हमारे यहाँ केवल मिट्टी के बने होते थे, लेकिन जो वस्तुएं विदेशों से आती हैं वे धातु से बनी होती हैं, जैसे तांबा, लोहा या एल्यूमिनियम, और उन्हें सल्फाइड या टिन की परत से लेपित किया जाता है। यह उनके उपयोग के अनुसार तय किया जाता है। हांडी भी इसी तरह है। पहले हमारे यहाँ केवल मिट्टी की हांडी ही इस्तेमाल होती थी, लेकिन जो हांडी विदेशों से आयात की जाती है वे कई तरह की सामग्रियों से बनाई जा सकती हैं, जैसे टिन की परत चढ़ा लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, और इन्हें या तो जोड़कर या पीटकर आकार दिया जा सकता है। इसके अलावा ये मिट्टी की हांडी की तुलना में अधिक मजबूत होती है। पहले के समय में इसके अलावा छोटी हांडी भी होती थी, जिससे ले जाने में आसानी हो। इन्हें भी रंगीन लेपित लोहे से ही बनाया जाता है। राजा चुलालोंकोर्न रामवी के शासनकाल में थाईलैंड में विदेशी लोग आना शुरू हुए। साथ ही कुछ थाई लोग भी खाने की मेज पर भोजन करना पसंद करने लगे, जिससे उन्हें भी विदेशी लोगों की तरह टेबल वेयर की आवश्यकता पड़ी। इसी कारण चम्मच,
कांटे, चाकू और विभिन्न प्रकार की प्लेटें और कप जैसी वस्तुएं आयात की जाने लगीं। ये वस्तुएं यूरोप और अमेरिका दोनों से लाई गईं। जैसा कि देखा जा सकता है कि इनकी कई तरह की शैलियां थीं जो हर व्यक्ति की पसंद के अनुसार भिन्न थीं। कांच के बर्तन भी उतने ही लोकप्रिय हो गए, खासकर कटे हुए कांच के बर्तन जो कई रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध होते हैं, जिससे लोग इन्हें उपयोग के लिए और संग्रह के लिए खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। भले ही कुछ प्रकार या कुछ डिजाइन की कीमतें काफी अधिक हों, फिर भी ये ग्राहकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। धातु से बनी केतली एक और अनोखी वस्तु है जिससे सियामी लोग ज्यादा परिचित नहीं थे, क्योंकि पहले हम केवल मिट्टी के बर्तनों से बनी केतली ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन विदेशों से आयातित केतलियों के कई प्रकार के डिजाइन होते हैं और ये टिकाऊ होती हैं, आसानी से नहीं टूटती। इनकी सतह पर कई तरह की कोटिंग की जा सकती है, जिससे इन पर कई तरह की आकृतियां और डिजाइन बन जाते हैं। टिन में बंद भोजन भी एक और अनोखी चीज थी जिसे उस समय सियाम में लाया गया और प्रचारित किया गया। इसमें कई तरह की किस्में उपलब्ध थीं, जैसे कि फलों के रस, सेब का रस, चेरी का रस, अनानास का रस, संतरे का रस, टमाटर का रस और डिब्बा बंद मक्का। कई प्रकार और कई ब्रांड उपलब्ध थे। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका से आयातित विभिन्न प्रकार के मूंगफली के मक्खन भी उपलब्ध थे, साथ ही तरह तरह के कुकिंग ऑयल, मक्खन और घी भी। जब डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं तो स्वाभाविक रूप से डिब्बा खोलने के उपकरण की भी आवश्यकता होती है। देखा जा सकता है कि डिब्बा खोलने के उपकरण साधारण से लेकर बेहद कलात्मक और जटिल डिजाइन तक उपलब्ध हैं। सामान्य उपयोग के अलावा कुछ लोग इन्हें संग्रहणीय वस्तु के रूप में रखते हैं या विभिन्न अवसरों पर उपहार के रूप में भी देते हैं, इसलिए इनके डिजाइन भी अलग अलग होते हैं। जैसा कि हम आजकल देखते हैं, ये डिजाइन अलग अलग होते हैं। खाना तैयार करने के उपकरण जैसे कि मिक्सर, फूड प्रोसेसर, ग्राइंडर कुछ खास व्यंजनों के लिए जरूरी होते हैं, खासकर वे व्यंजन जो विदेशी रेसिपी के हैं। ये उपकरण और साधन घरेलू स्तर से लेकर बड़े किचन या कैंटीन के स्तर तक उपलब्ध हैं और इनकी कई किस्में हैं जिन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से चुना जा सकता है। ये सभी उपकरण खुद राजधानी में ही आसानी से खरीदे जा सकते हैं। उस समय सियाम के लोग विदेशियों के साथ मेलजोल और संबंध बनाना शुरू कर चुके थे। कपड़े और पहनावे में भी पहले की तुलना में बदलाव आया, इसलिए कपड़ों को प्रेस करने के लिए इस्त्री की आवश्यकता पड़ी। इसी कारण विभिन्न प्रकार की इस्त्रियां आयात की गईं ताकि ग्राहक अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार उन्हें खरीद और इस्तेमाल कर सकें। पहले हम रात के समय रोशनी के लिए मशाल जलाया करते थे या फिर बहुत साधारण ढंग से बनाए गए लालटेन का इस्तेमाल करते थे, जिनका डिजाइन ज्यादा जटिल नहीं था। वहीं विदेशों से आयातित लालटेन को लंबे समय तक डिजाइन और विकसित किया गया है, जिससे वे ईंधन की बचत करने में सक्षम हैं और अधिक रोशनी भी देते हैं। इसके अलावा इनका रूप रंग भी सुंदरता के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे इन्हें सजावट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों प्रकार में उपलब्ध हैं, टेबल पर रखने वाले और दीवार पर टांगने वाले। शुरुआत में लोग कोरांग पेन या ऐसी पेन का इस्तेमाल करते थे जिन्हें स्याही की बोतल में डुबोकर लिखना पड़ता था। जब स्याही खत्म हो जाती तो फिर से पेन को बोतल में डुबोना पड़ता था, इसलिए स्याही की बोतल और पेन रखने का डिब्बा बहुत जरूरी हो गया था। इन्हीं कारणों से ये दोनों चीजें अक्सर एक ही डिब्बे में रखी जाती थीं और कई बार इन्हें खूबसूरती से डिजाइन किया जाता था ताकि वे एक दूसरे को उपहार स्वरूप दी जा सकें। उस समय लगभग हर घर में इस तरह की पेन की आवश्यकता होती थी, जब तक कि बाद में फाउंटेन पेन का विकास नहीं हुआ।
इसलिए फाउंटेन पेन को कोरांग पेन की जगह लाया गया। सियाम, थाईलैंड में ज्यादातर मौसम गर्म रहता है। पहले लोग हाथ से पंखा झलते थे। जब विदेशों से पंखे आयात किए गए तो जो लोग उन्हें खरीदने की सामर्थ्य रखते थे वे ऐसा कर सकते थे। हालांकि उस समय के पंखे बहुत जटिल होते थे, जिन्हें चलाने के लिए छोटे भाप के इंजन या अल्कोहल लैंप जैसी चीजों की जरूरत होती थी। ये दोनों ही विकल्प काफी खर्चीले भी थे। हालांकि सियाम में लगभग हर साल गर्मी रहती है, लेकिन कुछ समय जैसे साल के अंत में नवंबर या दिसंबर के आसपास कुछ क्षेत्रों में ठंड भी पड़ती है। इसी कारण कंबल का आयात किया गया, जो एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जो रजाई से पतला होता है लेकिन ठंड से बचाव में ज्यादा अच्छा है। इसकी कई गुणवत्ता की किस्में उपलब्ध थीं और यह पारंपरिक रजाई का अच्छा विकल्प भी बन गया। एक और प्रकार का सामान जिसे आयात किया गया, हालांकि यह व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था क्योंकि इसके ग्राहक केवल सीमित संख्या में थे। इसका कारण इसकी अपेक्षाकृत ऊंची कीमत थी, लेकिन उन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो अपने घर में सुविधा के लिए बाथटब रखना चाहते थे, यह संभव हो सका। कांच भी एक ऐसी चीज है जो अन्य उत्पादों की तरह ही लोकप्रिय है। पहले आमतौर पर जो कांच देखने को मिलता था वह चौकोर फ्रेम में होता था या उस पर कुछ डिजाइन हो सकते थे, लेकिन आयातित कांच को फ्रेम के साथ मेल खाते डिजाइन में उकेरा जा सकता है, चाहे वह कोई भी आकार हो या उसमें अंडाकार या गोल घुमाव हो। इसलिए इसे न केवल दर्पण के रूप में बल्कि घर की सजावट के लिए एक और फर्नीचर या सजावटी वस्तु के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साबुन की कई ब्रांडें हैं जिनकी विशेषताएं और गुण अलग अलग होते हैं, जो हर व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करते हैं। इसमें शेविंग साबुन और पुरुषों के लिए शेविंग ब्लेड भी शामिल है। साथ ही शेविंग साबुन के लिए कई तरह के ब्रश भी उपलब्ध हैं, जिन्हें उपयोगकर्ता की सुविधा के अनुसार चुना जा सकता है। इसके अलावा त्वचा पर लगाने के लिए तेल और बालों में लगाने के लिए हेयर ऑयल भी उपलब्ध हैं। कैंची भी एक ऐसी चीज है जो हर घर में जरूरी होती है ताकि विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल की जा सके, जैसे कि धागा काटना, कागज काटना या यहाँ तक कि कपड़े सिलने के काम में भी। इसके लिए विशेष प्रकार की और टिकाऊ कैंची की आवश्यकता होती है, क्योंकि आयातित कैंचियां उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनी होती हैं, जिन्हें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ निर्माताओं द्वारा विकसित किया गया है। विदेशों से आयातित पॉकेट नाइफ उन लोगों के लिए आकर्षक है जिनके पास पर्याप्त आर्थिक साधन है। इसे आत्मरक्षा या अन्य उपयोगी कार्यों के लिए रखा जा सकता है और कुछ अवसरों पर यह एक आभूषण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छपाईदार कपड़ा भारत की हस्तकला की एक विशिष्ट पहचान है। देखा जाए तो भारतीय छपाईदार कपड़े सियाम, थाईलैंड में बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि उस समय उत्पादन की विधि यह थी कि डिजाइन को सियाम की शैली में बनाया जाता था, लेकिन लकड़ी पर नक्काशी करने वाले कारीगर भारतीय होते थे जो विभिन्न प्रकार की नक्काशी करते थे। इसके बाद कपड़े का पूरा उत्पादन भारत में ही होता था और फिर उसे सियाम में बेचने के लिए भेजा जाता था। उस समय कई कंपनियां छपाईदार कपड़ों का व्यापार करती थीं, जैसे मास्टर टी कंपनी, वासी कंपनी और मेम कंपनी। इसी कारण यह कपड़ा विशेष रूप से राज दरबार में, साथ ही व्यापारियों, आम जनता और अन्य लोगों के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो गया। सियाम के लोगों के कपड़ों में पहले बटन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन पश्चिमी देशों के कपड़ों में सुंदर और जटिल डिजाइन वाले बटन इस्तेमाल किए जाते थे। इसलिए विदेशी लोगों की पसंद के अनुसार जो सियाम में रहते थे, बटन मंगवाकर बेचे जाने लगे। साथ ही यह सियाम के लोगों के लिए भी था। कपड़ों पर धातु के छोटे छोटे टुकड़ों से, जिसे ल्यूम कहा जाता है, सजावट की जाती थी। पहले सियाम में इसका इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए धातु, रंग के और विभिन्न रंगों के ल्यूम आयात किए गए
ताकि कपड़ों पर, खासकर महिलाओं के वस्त्रों पर सजावट की जा सके। इसी तरह दिन भी एक और वस्तु थी जिसे मुख्य रूप से भारत से आयात किया जाता था, लेकिन दिन का उपयोग अधिक होता था क्योंकि यह न केवल कपड़ों की सजावट में बल्कि अन्य कार्यों में भी इस्तेमाल होता था। महिलाओं और पुरुषों के कपड़ों के अलावा इसे कई हिस्सों में सरकारी कर्मचारियों और सैनिकों की वर्दी में भी इस्तेमाल किया जाता था। भारत के आभूषण अपनी सुंदरता और बारीकी के लिए प्रसिद्ध हैं, चाहे वह हीरे जवाहरात या विभिन्न प्रकार के पत्थर हों जिन्हें कुशल कारीगरों द्वारा खूबसूरती से जड़ा जाता है। साथ ही आधुनिक डिजाइन के कारण ये शाही दरबार, व्यापारियों, आम जनता और सभी के बीच लोकप्रिय हैं। माचिस भी एक ऐसी चीज है जिसने पारंपरिक तरीके से आग जलाने की तुलना में उपयोग में अधिक सुविधा प्रदान की है। शुरू में माचिस का आयात किया जाता था, लेकिन बाद में देश में ही इसका उत्पादन शुरू हो गया। इसके अलावा कई तरह के लाइटर भी उपलब्ध हैं, जिनकी कीमतें साधारण से लेकर कुछ बेहद खूबसूरत और संग्रहणीय वस्तुओं तक भिन्न भिन्न होती हैं। तंबाकू पाइप, जिसे आइप भी कहा जाता है, एक और ऐसी चीज है जिसे कई तरह के रूपों में आयात किया गया था, क्योंकि उस समय कुछ श्यामवासी लोग पाइप पीना पसंद करने लगे थे। साथ ही आइचासेशंस डिब्बे भी लोकप्रिय हो गए थे। विभिन्न प्रकार की तंबाकू पाइपों का संग्रह किया जाता था, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। श्यामवासियों की यात्रा के दौरान पहले तो बैग का कोई स्पष्ट रूप नहीं था, जैसे कि वे कपड़े में सामान बांधते थे या ऐसे बैग का इस्तेमाल करते थे जो लकड़ी के घोंसले जैसा दिखता था। इसलिए विभिन्न प्रकार के यात्रा बैग आयात किए गए। लकड़ी के बैग, कपड़े या चमड़े से ढंके हुए बैग या यहाँ तक कि पूरे चमड़े के बैग, जिनमें सुरक्षित लॉकिंग की विधि भी होती थी। इन बैगों के कई प्रकार उपलब्ध थे, जिन्हें कीमत के अनुसार चुना जा सकता था और आवश्यकता के अनुसार। माउथ ओनर गन या माउथ ओनर गन एक और खिलौना है जिसमें सियाम के लोग रुचि रखते हैं, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। इसे कहीं भी ले जाकर बजाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी कीमतें सस्ती से लेकर थोड़ी महंगी तक होती हैं। इसके अलावा कई तरह के पश्चिमी वाद्य यंत्र भी लाए गए हैं जो इस तरह के संगीत में रुचि रखने वालों के लिए हैं, जैसे कि वुडविंड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे क्लैरिनेट या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार आदि। अनोखे और तरह तरह के खिलौने खरीदने के लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की मॉडल कारें, जिनमें कुछ ऐसी होती हैं जो सुई की मदद से खुद ब खुद चलती हैं, या फिर वाइंड अप खिलौने जैसे कि वाइंड अप फेरिस व्हील, और तरह तरह की गुड़ियाएं भी शामिल हैं। इनकी कीमतें भी सस्ती से लेकर बहुत जटिल और महंगे खिलौनों तक होती हैं। उच्च गुणवत्ता वाले और उपयोग में आसान औजार जैसे कि विभिन्न प्रकार की आरी या पेचकस खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। इन्हें आप घर में सामान्य उपयोग के लिए या फिर पेशेवर कारीगरों के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। जब व्यापार में वृद्धि हुई तो एक आवश्यक उपकरण जिसकी आवश्यकता पड़ी वह है विभिन्न प्रकार के तराजू, विशेष रूप से वे तराजू जो बहुत सूक्ष्म माप के लिए होते हैं और जिनका उपयोग अपेक्षाकृत महंगे सामान के लिए किया जाता है। इसलिए कई तरह के तराजू आयात किए गए ताकि व्यापारी अपनी जरूरत के अनुसार इन्हें खरीद सकें, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले तराजू भी शामिल हैं और चीनी तराजू भी शामिल थे। कैमरा सियाम में एक नई चीज थी और यह बहुत लोकप्रिय हो गई थी, भले ही इसकी कीमत काफी अधिक थी।
इसका उपयोग भी कुछ हद तक जटिल और कठिन था। इसके अलावा उस समय फिल्म और फोटो प्रिंटिंग की लागत भी थी, क्योंकि उस दौर में कांच की फिल्में इस्तेमाल होती थीं। उपयोगकर्ता को कौशल की आवश्यकता होती थी, क्योंकि इसमें रसायनों जैसे गोंद और सिल्वर नाइट्रेट जैसे प्रकाश संवेदनशील घोल का उपयोग करना पड़ता था। इसके बावजूद लोगों में इसकी काफी रुचि थी। फोटोग्राफी करने वाले लोग बहुत कम थे। जैसा कि पहले बताया गया, ये कुछ उत्पादों के उदाहरण हैं जो सैकड़ों वस्तुओं में से हैं, जिन्हें यहाँ सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है। हो सकता है कि यह सवाल उठे कि इन व्यापारियों को देश से बड़ी मात्रा में मुद्रा बाहर भेजनी पड़ती होगी, जिससे सियाम का व्यापार घाटा हो सकता है। लेकिन इसी समय कुछ प्राचीन दावादी व्यापारी समूह भी व्यापार कर रहे थे। इन व्यापारियों ने सियाम से दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में सामान निर्यात करने का कार्य भी किया, जिसमें उन्होंने सियाम से बाहर जाने वाले जहाजों की वापसी यात्रा का लाभ उठाया। अगले वीडियो में हम इन स्थानीय उत्पादों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं थीं जो विदेशी मुद्रा को वापस सियाम में लाने में सक्षम थीं। कृपया आगे भी हमारे साथ बने रहें।